अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं पी ब्लॉक के नेक्स्ट ग्रुप में, और ये ग्रुप है 7th ए। इसके अदर नेम्स हैं फ्लोरीन फैमिली एंड हैलोजेंस। हैलोजेंस एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 पार्ट्स से मिलकर बना है। फर्स्ट पार्ट है हैलो मीन्स सी सॉल्ट, और सेकंड पार्ट है जीन्स मीन्स बॉर्न। तो हैलोजेंस का कंप्लीट जो मीनिंग हुआ ये है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। ओके, आप देखोगे कि जो फ्लोरीन फैमिली के मेंबर्स हैं मींस 7th ए ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो सी सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं। NaCl, NaBr, KBr, Ki, कार्नेलाइट, ये सब जो सॉल्ट्स हैं आप देखोगे किस में मिलते हैं? सी वाटर में। इसलिए 7th ए ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको क्या बोला गया है? हैलोजेंस। ओके, यहां तक समझ गए। अब हम आ जाते हैं इनकी अबंडेंस और अक्यूरेंस के बारे में। तो देखो, अबंडेंस में अगर हम देखें अर्थ क्रस्ट में, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा है 800 ppm इस ग्रुप में, क्लोरीन है 480 ppm, ब्रोमीन है 2.0 ppm और आयोडीन है 0.3 ppm। तो ये तो है इनकी अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस। अब हम आ जाते हैं अक्यूरेंस के बारे में। तो देखो बच्चों, अक्यूरेंस में अगर हम देखें तो जो फ्लोरीन है वो मेनली फ्लोरस्पार CaF2, क्रायोलाइट Na3AlF6, इसके अलावा फ्लोर एपेटाइट 3Ca3PO4 होल ट्वाइस इनटू CaF2 इस फॉर्म में मिलता है। ये फ्लोरीन के सॉल्ट्स हैं जिनमें फ्लोरीन होता है। क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन NaCl में मिलता है। सी वाटर का 2.5% NaCl से ही बना हुआ है। इसके अलावा कार्नेलाइट है ये KCl into MgCl2 into 6H2। इसमें मैग्नीशियम का भी एक्सट्रैक्शन किया जाता है, क्लोरीन का भी एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ऐसे ही Br में चले जाएं तो ये KBr, NaBr, ठीक है, इन सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलता है। आयोडाइन, ठीक है, आयोडीन है तो NaI, NaOI, इसके अलावा Ki, ठीक है, इन सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलता है। जो सीवीड्स होता है उसमें लगभग 0.5% आयोडीन होती है। इसके अलावा चिली सॉल्ट पीटर में भी ये होता है 0.5% तक सोडियम आयोडाइड। तो ये हैं हैलोजन ग्रुप्स के, ठीक है, हैलोजन ग्रुप के मेंबर्स की अबंडेंस और अक्यूरेंस के बारे में, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये है पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम ये देखेंगे कि जो हैलोजन ग्रुप है उनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पीरियोडिसिटी है, क्या वेरिएशन आता है एक ग्रुप में कि जब हम फ्लोरीन से लेके और AT तक चलते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं, पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो आपने ऑक्सीजन ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था उसमें P4 आया था, तो अब यहां पर आ गया है P5। बाकी जो इसके पहले का कॉन्फ़िगरेशन है आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है। तो ये हीलियम 2s2 नियोन 3s2 आर्गन 18 10 28 2 30 3 35, तो 3d10 4s2 आयोडीन 53, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 और 85 ये कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर आप देख रहे हैं f ब्लॉक भी कंप्लीट भरा हुआ है, f ऑर्बिटल्स भी कंप्लीट भरे हुए हैं। ओके, फिर हम आ जाते हैं कोवेलेंट रेडियस में, जो कि पिकोमीटर में है। तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इनकी साइज लगातार बढ़ती जाएगी। तो आप देख रहे हैं 64 पिकोमीटर, 99, 114, 126 और लास्ट वाले की जो साइज है, ठीक है, 126 कोवेलेंट रेडियस 119, 133, मतलब लिख दिया क्या, ठीक है, आयोडीन की है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 133 सॉरी
133 और इसकी आयनिक रेडियस जो है दी गई। तो इस तरह से यहाँ पर ये है इनकी आयनिक रेडियस के बारे में, एक आयोडीन तक ही दे रखा है। ओके, तो ये है इनका फर्स्ट कोवेलेंट रेडियस। तो आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है, एस्टेटिक में और बड़ी होगी। फिर हम आ जाते हैं तो कोवेलेंट रेडियस समझिए बच्चों कि कोवेलेंट रेडियस मींस परमाणु त्रिज्या। तो इनकी जो सहसंयोजी त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस है लगातार फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक बढ़ती जा रही है। फिर हम आ जाते हैं आयनिक रेडियस। जब ये हैलाइड आयन के फॉर्म में हो तब इनकी साइज क्या होगी? तो देखो हम जानते हैं कि जब कोई भी एटम अपने एनाइन में चेंज होता है, तो जब वो एनाइन में चेंज होता है तो उसकी साइज जो है हमेशा उसकी एटॉमिक साइज से बड़ी होती है, तब जब वो एनाइन में हो। तो ये है इनकी एटॉमिक साइज, सॉरी आयनिक साइज। फ्लोरीन की 133, 184, ठीक है, 196, 220। इस तरह से ये इनकी रेडियस है आयनिक कंडीशन। आयनिक कंडीशन में मींस हैलाइड आयन में। फिर हम आ जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ग्रुप में क्या होती है? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता है। तो ये इनकी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप देखोगे कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है वो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है 4.0। पाउलिंग स्केल से है। क्लोरीन की है 3.2, ठीक है, आयोडीन की है 3.0, इसी तरह से सॉरी ब्रोमीन की है 3.0, आयोडीन की है 2.8 और At की है 2.22। तो ये है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां तक समझ गए आप? फिर हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद है डेंसिटी। डेंसिटी आप देख रहे हैं जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे चल रहे हैं ये लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि फ्लोरीन एक गैसियस एलिमेंट है। क्लोरीन भी येलो कलर की गैसियस में होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। तो जैसे जैसे इनकी स्टेट लिक्विड या गैस से लेके और सॉलिड तक जाती है, डेंसिटी लगातार इंक्रीज होती जाती है। फिर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हम कहें रिडक्शन पोटेंशियल, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वोल्ट में है ये, मींस E स्टैंडर्ड x/x-। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो किसका है? फ्लोरीन का 2.87, फिर 1.36 क्लोरीन का है, फिर 1.09 ब्रोमीन का है और 0.54 आयोडीन का है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ऑक्सीडाइजर है वो क्या है? फ्लोरीन। तो समझ गए ना कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं हैलोजन एलिमेंट्स की जिनमें किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं दिखाई दे रहा है, एक्सेप्शन। जो ग्रुप में जैसा चेंज होना चाहिए वैसा चेंज हो रही है। आप देख रहे हैं कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए तो लगातार इंक्रीज हो रही है, आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। तो ग्रुप में जैसे इंक्रीज होना चाहिए वैसे इंक्रीज हो रही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे ग्रुप में डिक्रीज होनी चाहिए साइज के बढ़ने से, तो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, डेंसिटी बढ़नी चाहिए तो बढ़ रही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, तो वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से अब हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज फिजिकल, जिनमें जो है जो ऑर्डर एक्चुअल होना चाहिए उससे कुछ डेविएट वैल्यू है। तो पहले आप तक अब देखो बच्चों, हैलोजन एलिमेंट्स के कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बता दूं मैं। एक है बॉन्ड लेंथ, X सिंगल बॉन्ड X मींस F सिंगल बॉन्ड F, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरह से। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है आप देख रहे हैं लगातार इंक्रीज होती जा रही है, आयोडीन तक बढ़ती गई है, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक। रीजन है एटॉमिक साइज का बढ़ना, एटॉमिक साइज बढ़ी तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी। ओके, फिर है बॉन्ड एनर्जी। अब देखो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मींस बॉन्ड लेंथ ज्यादा
तो बॉन्ड एनर्जी कम। लेकिन अगर हम इस बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखें तो बॉन्ड एनर्जी का जो एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए था वो नहीं है। आप इनकी वैल्यू देखो, फ्लोरीन कितना है 158.8, फिर इससे ज्यादा क्लोरीन की हो गई है, फिर डिक्रीज हुई है। अब यहां आते हैं कि ये डेविएशन क्यों है, तो आप ध्यान से देखें कि इट इज ड्यू टू लोन पेयर, ठीक है, रिपल्सन बिटवीन हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम्स आप देखोगे हैलोजन एटम्स जो होते हैं इनमें तीन लोन पेयर है, तो इनके बीच में ये रिपल्सन लगता है। तो फ्लोरीन की साइज छोटी होना और 3 लोन पेयर यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, लेकिन सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां लगेगा, फ्लोरीन में। तो फ्लोरीन की एटॉमिक साइज छोटी होना और जो लोन पेयर रिपल्सन है वो ज्यादा होना इस फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ छोटी होते हुए भी इसकी बॉन्ड एनर्जी को कम कर देता है। समझ गए ना बच्चों कि यहां पर कौन सा रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर रिपल्सन है वो फ्लोरीन को इस तरह से बॉन्ड एनर्जी में डेविएटेड कर देता है। तो स्मॉल एटॉमिक साइज और हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ये दोनों मिलके ही फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। तो जो एक्चुअल ऑर्डर मिलता है वो ये दिखता है आपको, Cl2 सबसे ज्यादा, फिर Br2, फिर है फ्लोरीन और फिर क्या है, आयोडीन। तो इस तरह से इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, बट इनकी रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर नहीं है, ध्यान रखें। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है बच्चों, फ्लोरीन की। रीजन ये है कि फ्लोरीन सबसे छोटा एटम है, सबसे हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी शो करता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर है। ये सारी प्रॉपर्टी मिलके ही इसको बहुत ही अधिक क्या बनाती हैं, एक्टिव बनाती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट तो वो है फ्लोरीन। ओके, तो ये ऑर्डर आपको विशेष ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा पूछा गया इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग हो या बॉइलिंग पॉइंट जनरली ये डिपेंड करता है साइज पर। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जा रही है, आप देख रहे हैं चाहे मेल्टिंग हो या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बनाते हैं, I2, F2, Cl2, Br2, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बनाते हैं। और जितने बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे क्रिस्टल में उतना ही ज्यादा वैन डर वाल फोर्स लगेगा। तो यही रीजन है कि इनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लगातार रेगुलरली बढ़ रहे हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो आप समझते हैं ना कि ये है एटम गैसियस स्टेट में, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, जब इसमें एडेड हुआ तो इसमें जो एनर्जी चेंज होता है, अब चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में हो या पॉजिटिव, मींस यह इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने पर एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी होती है। यहां पर ये बता दूं कि इनमें सब में नेगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस यहां पर क्या एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर जो होती है किसी भी एटम की, ये किस पे डिपेंड करती है, साइज पर। छोटा साइज तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन में सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा और सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी। बट आप देख रहे हैं कि यहां पर एक एक्सेप्शन दिख रहा है, मींस फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कम है। और इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लें तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि आप देखें कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा है, जबकि साइज में उल्टा है। रीजन ये है बच्चों कि फ्लोरीन स्मॉलेस्ट साइज का है अपने ग्रुप में। दूसरा है कि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब यहां पर इस तरह का जो रीजन है हाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये सारे मिलके और फ्लोरीन को जो है कैसा बना देते हैं, एक वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और यही रीजन है कि वो क्लोरीन से कम
जो है पावर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और कम एनर्जी रिलीज होती है। इसके बारे में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो दिख रही है, इस तरह से ये वेरिएशन जो दिख रहा है, या हम ये कहें कि ये जो डेविएशन दिख रहा है, इसको टोटल डिटेल में डिस्कस किया है मैंने पीरियोडिक टेबल में। वहां पर मैंने इसको पूरा बताया है, ऑक्सीजन फैमिली में, हेलोजन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में कि किस तरह से ये वेरिएशन आता है, सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में किस तरह से वेरिएशन दिखाई देता है। तो इसको वहां पर भी अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन हो जाए कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो वो किसकी है? क्लोरीन। रीजन पूछा जाए तो रीजन है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन में, स्मॉल साइज फ्लोरीन में, और हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये सब फ्लोरीन में मिलते हैं। और इन तीनों रीजंस के कारण ही फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाती है और कम एनर्जी रिलीज होती है। जबकि क्लोरीन की साइज बड़ी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है, ये सारे फैक्टर मिलकर इसको अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनाते हैं और यही रीजन है कि इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो आपसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछ ले तो इस तरह से ध्यान रखना है, क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर से कम फ्लोरीन, फिर से कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट, एक तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, एक बॉन्ड लेंथ और एक बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट आते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। तो आप देखोगे कि जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैसेस हैं। क्या है बच्चों? ये गैसेस हैं दोनों। ब्रोमीन जो है ये फ्यूमिंग लिक्विड है और आयोडीन एक वॉलेटाइल सॉलिड है। तो आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन से लेके और आयोडीन तक फिजिकल स्टेट गैस से सॉलिड तक चेंज हो रही है। रीजन क्या है कि जो हैलोजन एलिमेंट्स हैं ये कैसे होते हैं? डाई एटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। आप देख रहे हैं Cl2 है, Br2 है, I2 है, F2 है, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। और कैसे होते हैं? कोवेलेंट नेचर के, क्योंकि इनके बीच में कौन से बॉन्ड बने हुए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे के साथ कोवेलेंट, और इस तरह से जब ये इकट्ठे होते हैं तो इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस लगते हैं। समझ गए ना कि जो हैलोजन मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में क्या लगता है? वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो भी वंडरवाल फोर्सेस। ऐसे में इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, और यही रीजन है कि जहां मॉलिक्यूलर मास कम है, जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो ये अपनी गैसियस स्टेट में रहते हैं, क्योंकि इनके जो अट्रैक्शन फोर्सेस है काफी वीक होते हैं। बट ब्रोमीन में थोड़ा साइज बढ़ गई तो अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ा तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, और जाके बड़ी साइज हुई तो हम जानते हैं सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में लगेंगे? आयोडीन में। और यही रीजन है कि ये किस स्टेट में आ जाता है? सॉलिड स्टेट में। समझ गए ना बच्चों कि हैलोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। These molecules are held together by, ठीक है, held together by weak van der Waals forces। समझ गए बच्चों कि इनके बीच में क्या है? weak van der Waals forces on account weak forces of attraction, ठीक है, attraction the halogen are volatile in nature। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होने के कारण ही ये वॉलेटाइल नेचर के हो जाते हैं, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड में हो, और चाहे सॉलिड में हो। इनमें मॉलिक्यूल्स अपने आप वेपोराइज होते हैं, वीक फोर्सेस के कारण ऐसा है। अब आता है कि विद इंक्रीज साइज दीज फोर्सेस जो है इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। अब जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी हैलोजन की, वैन डर वाल्स फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा, और वो बढ़ेगा तो फोर्सेस ज्यादा लगेंगे, और यही रीजन है कि इनकी फिजिकल स्टेट गैसियस से कहां तक चेंज हो जाती है? सॉलिड स्टेट। सबसे ज्यादा वीक जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो किस में लगते हैं? आयोडीन में, और यही रीजन है कि आयोडीन कहां आ जाता है? सॉलिड स्टेट। तो सीधा सा ध्यान रखना है कि इनका वॉलेटाइल नेचर रीजन क्यों है? क्योंकि इनमें वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। दूसरा है आयोडीन सॉलिड क्यों है? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होने से मॉलिक्यूलर फोर्सेस
ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, जबकि क्लोरीन की साइज छोटे होने से मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक पड़ जाते हैं। तो समझिए बच्चों कि हैलोजन तक द्विपरमाणविक सहसंयोजी अणु है और ये अणु एक दूसरे से दुर्बल आणविक बलों से जुड़े होते हैं, वंडर वाल्स फोर्सेस जिनको बोलते हैं। इन बलों के दुर्बल होने के कारण ही ये क्या है, वाष्पशील है। आणविक बल, ठीक है, अब आता है कि वाष्पशील है, आणविक बलों से जुड़े होते हैं और वाष्पशील होते हैं। हैलोजन का आकार बढ़ने से इन बलों का परिमाण बढ़ता है, जिससे हैलोजन गैस ठोस द्रवावस्था तक बदलते हैं। ओके, यहां तक बात समझ गए, ये है। अब हम आ जाते हैं कलर नेचर। तो आप देखोगे कि जो हैलोजेंस हैं वो कलर्ड होते हैं, इनके कलर इस तरह से हैं। फ्लोरीन होता है लाइट येलो, ठीक है, क्लोरीन है येलो ग्रीन कलर का, फिर ब्रोमीन है रेडिश ब्राउन, और जो आयोडीन है वो डीप वॉयलेट कलर का होता है। तो देखो हम जानते हैं कि कलर ऑफ एनी एलिमेंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है तो वो सब्सटेंस कलर दिखने लगता है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कितनी लगेगी, जो एनर्जी लगती है ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो उस एब्जॉर्प्शन, जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या आ रहा है वो दिखेगा। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के एक्साइटेशन के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है तो उसमें वायलेट कलर का एब्जॉर्प्शन होगा, तो वो दिखेगा कैसा, येलो कलर का। क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा साइज है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो वायलेट कलर का जो विजिबल लाइट है उसका वायलेट स्पेक्ट्रम पार्ट जो है एब्जॉर्ब करता है फ्लोरीन, और फिर कलर कौन सा प्रोड्यूस करता है, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो क्या आ जाएगा, येलो, क्योंकि वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, येलो है। और आयोडीन सबसे बड़ी साइज का है, ऐसे में न्यूक्लियर रिएक्शन कम होने से उसके इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए कम एनर्जी लगेगी, तो येलो एब्जॉर्ब करता है तो फिर वो वायलेट दिखने लगता है इस तरह से कि द कलर इज ड्यू टू, समझ गए बच्चों, हल्का पीला, पीला हरा, ठीक है, और रेडिश ब्राउन। आप देखेंगे जैसे कि रेडिश ब्राउन मतलब किसके समान हो गया रेडिश ब्राउन, तो क्या बोलते हैं हम उसको, रेडिश कलर होता है। ठीक इसी तरह से आयोडीन है डीप वायलेट कलर, गाजर से कलर का, गाजरी कलर जिसको हम बोलते हैं, और आयोडीन है डीप वायलेट कलर का। अब मैंने यहाँ लिखा है कि कलर इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी from visible light by the molecule for excitation of electron from outermost side to higher energy level. सीधा सा है कि any color of substance is due to electronic excitation from lower energy level to higher energy level. Then energy absorbed from the visible region. और ऐसे में जब एनर्जी विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब होगी तो देन कंपाउंड गिव्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो इनका कलर होने का रीजन है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। फिर आता है यही है, एंड एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कम लगती है। जैसे कि फ्लोरीन एब्जॉर्ब, सबसे छोटा साइज का है तो सबसे ज्यादा एनर्जी का रीजन एब्जॉर्ब करेगा वायलेट रीजन और गिव येलो कलर। बट ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है इसका, येलो। और आयोडीन इसको एब्जॉर्ब करता है बड़ी साइज होने के कारण, येलो, और कौन सा कलर प्रोड्यूस कर देता है, वायलेट कलर। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर पूरा एक बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन कलर क्या होगा, दोनों की एनर्जी में क्या रिलेशन होगा। आप इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में या फिर जाके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में चले जाएं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में चले जाएं, वहां भी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। तो समझ गए बच्चों कि हैलोजन तत्व प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित हो जाते हैं, और यही रीजन है इनके कलर नेचर का। परमाणु आकार बढ़ने से उत्तेजन ऊर्जा घटती है तथा पूरक रंग गहरा हो जाता है। जितनी कम एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही गहरा रंग आएगा। फ्लोरीन बैंगनी रंग का अवशोषण करता है तो पूरक रंग पीला आता है, जबकि आयोडीन पीले रंग का अवशोषण करता है तो पूरक रंग बैंगनी आता है। ओके, मैंने एक डायग्राम से बनाया है, सर्कल डायग्राम से, जिसमें आपको कलर बताए गए हैं। तो इस तरह से ये है इनके फ्यूमिंग नेचर या इनकी फिजिकल स्टेट का रीजन मैंने बता दिया आपको, कलर नेचर का रीजन बता दिया। ओके, तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं हैलोजन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में। ठीक है,
तो इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं देखो कौन कौन सी हैं। ये जो स्टेट्स मिलती हैं ये है +-1, +3, +5 एंड +7। ये इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। दूसरा है कि अगर आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ओके, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। -1 कॉमन इसलिए है कि जितने भी हैलोजेंस हैं ये -1 तो शो करते हैं। आप देखोगे क्लोरीन -1 होता है, क्लोरीन -1 होता है, आयोडीन -1, ब्रोमीन -1 है, आयोडीन। ये ऑक्सीडेशन स्टेट सारे हैलोजेंस शो करते हैं। अब मैं ये बता दूं कि फ्लोरीन ओनली शोज -1 ऑक्सीडेशन state due to highest electronegativity and absence of d orbital। समझ गए बच्चों कि फ्लोरीन में ओनली और ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसमें ना तो कहीं पर प्लस मिलेगी ना एक से ज्यादा मिलेगी। रीजन है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। इसलिए इससे कोई भी जुड़े कभी भी इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर सकता, फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर सकता। और इसके अलावा हाईएस्ट इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इनमें वीकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। प्लस हो या -1 हो, वहां पर क्लियर क्या कंडीशन बनेगी। तो आप देखते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हैं, ठीक है, NS2 NP5 और यहां पर है ND5। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा बच्चों? sp3। तो यहां पर ये जो है 3 तो लोन पेयर रह जाएंगे। मींस जैसे हम कहें कि यहां पर HX बना तो 1 और यहां पर ये 2 और ये 3, यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़। तो यह हम ऐसे ले लें XY, ओके। तो ये 3 क्या है यहां पर? लोन पेयर्स। क्या है? लोन पेयर। उस समय जो इसका स्ट्रक्चर होगा, अगर यहां Y जुड़ा है और ये है तो ये है X सपोज ये है Y बॉन्डेड एटम है। अब ये हाइड्रोजन भी है, हेलोजन भी हो सकता है इस तरह से। तो यहां पर ये और ये, अगर यहां पर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस। तो ये तो आप इस तरह से देखते हैं कि अगर हम यहां कहें कि ICL है, ठीक है, तो Cl अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम HI की बात करें तो ये माइनस है, ये प्लस है, इस तरह से। और ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? लीनियर स्ट्रक्चर। कौन सा है ये? लीनियर स्ट्रक्चर। इंटर हैलोजेंस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे। नेक्स्ट आता है कि अगर अब हम +3 की बात करें तो ये था +1। अब अगर +3 आ जाती है स्टेट, समझ गए बच्चों कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछा जाए कि वो किन कंडीशंस में होगी, तो आप देखेंगे कि +3, +4, +5 हो या +6 किस तरह से शो करते हैं ये। तो इसके बाद आगे का ऑक्सीजन देखो इस तरह से आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं +3, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं ऐसे, ये थे, हम जानते हैं कि यहाँ पर इस तरह से कंडीशन है और ये है हमारे पास वीकेंट ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा ये वाली ऑर्बिटल में ऐसे। तो अब देखोगे कि +3 स्टेट में कितने लोन पेयर्स बचे। तो एक लोन पेयर बचा, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया इस तरह से। और ये वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। और ये है फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। समझ गए ना? मतलब जब इनकी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट आती है तो ये प्लस इस तरह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ध्यान रखें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी हैलोजन की तभी होगी जब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आके जुड़े। अब जैसे मान लो IF3 बन जाए, तो IF3 में आप देखोगे कि यहाँ पर ये लोन पेयर है, ओके, यहाँ एक लोन पेयर है, एक यहाँ, एक यहाँ। तो यहाँ एक फ्लोरीन एडेड हो गया, एक यहाँ, और
ये इस तरह से एक फ्लोरीन यहाँ ऐड है। तो ये दो लोन पेयर है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, ये sp3d। तो जियोमेट्री तो वही होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट यहाँ पर दो लोन पेयर आ जाते हैं। तो ये लोन पेयर किस तरह से अरेंज होंगे, तो अगर आप ये कहें कि ये है हमारे पास आयोडीन, ओके, तो यहाँ एक फ्लोरीन आ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ आएगा और लोन पेयर इस तरह से नहीं। फिर से बता दूं कि एक रूल है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो किसी भी सेंट्रल एटम की उस ऑर्बिटल को बॉन्डेड होने के लिए प्रेफर करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, या फिर वो लोन पेयर है तो लोन पेयर भी एटम सेंट्रल एटम की उन ऑर्बिटल्स में भर जाएगा, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जहां s कैरेक्टर ज्यादा हो। तो यहां पर s कैरेक्टर ज्यादा होता है कौन सी पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में, और यही रीजन है कि लोन पेयर इस तरह से अरेंज होंगे और ये जो कहलाएगा ये क्या होगा, टी शेप। क्या होगा, ये टी शेप होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं +5 की बात करें। तो +5 में आप देखोगे कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइटेड हो गया और ये वाली, तो ये कहलाएगी सेकंड एक्साइटेशन स्टेट। ओके, और यहां से लेके यहां तक का जो हाइब्रिडाइजेशन आप देख रहे हैं ये कौन सा होगा, sp3d। सपोज IF5 की बात करें तो IF5 में एक ही लोन पेयर है, जबकि यहाँ दो लोन पेयर थे, और यहाँ पर इस तरह से एक फ्लोरीन यहाँ बॉन्डेड हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ बॉन्डेड हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ बॉन्डेड हो गया, और बाकी जो आप देख रहे हैं कि दो फ्लोरीन, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, बाकी खाली वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ देखें कि यहाँ पर ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d2। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री तो क्या दिखेगी, उसमें जो ऑर्बिटल्स की जो अरेंजमेंट है वो ऑक्टाहेड्रल, बट इसमें एक लोन पेयर हो जाने के कारण आप देखोगे कि वो लोन पेयर हमें कहाँ रखना है। तो आयोडीन आप सपोज यहाँ रख रहे हैं सेंट्रल एटम, और यहाँ पर आपने रख दिया क्या, इस तरह से एक फ्लोरीन यहाँ हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया। अब मान लो यहाँ पर एक लोन पेयर रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप लोन पेयर रखते हैं तो लोन पेयर रिपल्सन 1 2 3 4 यहाँ पे, और अगर हम यहाँ लोन पेयर रख दें तो वहां पर भी ये इस तरह से जो इनका रिपल्सन है, और एक यहाँ फ्लोरीन रखोगे तो यहाँ पर जब फ्लोरीन रखोगे और एक यहाँ तो भी 4 90 डिग्री पे रहेंगे लोन पेयर के साथ। तो ये वाला अरेंजमेंट ज्यादा अच्छा है कि लोन पेयर प्लेन के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, और इसे बोलेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से सुने, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन चाहे यहाँ रख दो तो भी 4 रहेंगे, नीचे इधर रख दो तो भी 4 रहेंगे, लेकिन ये ज्यादा रेगुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, इसलिए यही अडॉप्ट करता है ये मॉलिक्यूल। तो ये है स्क्वायर, ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, वर्गाकार और पिरामिडीय संरचना। तो लोन पेयर कहां पर आ गया, एक्सियल पोजीशन में। यहां तक समझ गए। तो ये दूसरी एक्साइटेशन स्टेट में मिलता है। अब हम आ जाते हैं कि +7 स्टेट की बात करें कि +7 कहां मिलेगी। आप देखोगे तो जो +7 स्टेट है उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा, मतलब यहाँ 3 और कहां पहुंच गए, 3 इलेक्ट्रॉन d में आ गए ऐसे, और यहां से यहां तक का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d3, और ये कहलाएगी थर्ड, ठीक है, एक्साइटेशन स्टेट। कौन सी है ये, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट। तो यहां पर अगर हम देखें IF7 में ही केवल पॉसिबल है, आयोडीन के साथ ही पॉसिबल है। तो इस तरह से 7 के 7 ऑर्बिटल हम एक साथ बना दें, एक फ्लोरीन यहाँ, 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 और एक कुल मिला के ऐसे 3 3 6 और 7। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो स्ट्रक्चर जो होगा वो आप देखोगे जो ज्योमेट्री है वही उसका स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ आयोडीन फिट कर दें और इस तरह से 1
ये है, ये इस तरह से ये आयन होगा। ध्यान रखें कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा रहेगी, ये बॉन्ड लेंथ कम रहेगी ना। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, 72 डिग्री का, और यहाँ कितना है 90 डिग्री का। तो ये बॉन्ड लेंथ अलग रहेगी, थोड़ा ज्यादा रहेगी, और ये बॉन्ड लेंथ कम रहेगी, क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर ज्यादा नियरेस्ट है तो एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो इस तरह से ये, और ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा बच्चों, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, यहां तक बात समझ गए अब अच्छी तरह से आप। तो ये है। अब आते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ध्यान रखें कि स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके, अगर निगेटिव की बात की गई है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ध्यान रखें बच्चों कि ये मैं पहले भी बता आया हूं कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसी के साथ स्टेबल होती है। इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी के पास हैं तो वो उनमें ऑर्बिटल्स में रखता है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज्यादा स्टेबल होगी, मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये होगी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब हम आ जाते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, अब यहां पर ध्यान रखें कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं हैलोजन एलिमेंट्स की, वो केवल किनके साथ मिलती हैं, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। तो इनकी जो प्लस की, चाहे वो कोई भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ओके, इसकी जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये हो जाएगी बॉन्डेड एटम, या हम यहां लें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। जो एटम बॉन्डेड है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। समझ गए ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी पॉजिटिव। देखो कैसे, समझ गए बच्चों कि प्लस ये जो है ये है बंधीय, जो बंधित है, बंधित परमाणु की ऋण विद्युता, अभी मैं बताता हूं, ओके, और ये हो जाएगा केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युता। सपोज यहां पर y ले रहे हैं आप बंधित, और ये है x, तो उस पर डिपेंड करेंगे। देखो जैसे मैं ये कहूं कि ये है IF3, यहां से ले लें ClF3, ओके, BrF3, और यहां पर आ जाए IF3। अब यहां पर बंधित एटम, मतलब ये हो गया X टाइप का, सर ये है Y टाइप का एटम फ्लोरीन, और सेंट्रल एटम क्या है यहां पर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये कह रहा है कि केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युतता जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो हम ये कहें कि सबसे ज्यादा, जैसे यहाँ +3 है, यहाँ +3 है, यहाँ +3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये जस्ट ऐसा ही ClF, BrF और I, ठीक है, I के साथ तो क्या IF, हाँ IF होगा, ओके। तो यहां पर भी ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिलेगा। जस्ट ऐसा ही आप देखें ClF5, ओके, BrF5 और IF5, तो भी ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिलेगा। जब हैलोजन एक सा है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम उतना ही ज्यादा, चाहे वो +1 हो, +3 हो, +5 हो, और +7 में तो केवल और केवल कौन स्टेबल है, IF7 के साथ। बाकी ब्रोमीन के साथ 7 नहीं बनता, क्लोरीन के साथ 7, क्योंकि इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन स्टेबल बना सकता है, केवल लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। अब आती है इसकी बात की, अगर इस तरह से बात की गई हो कि IF3, ठीक है, ये लिखा है IF3, ICl3, IBr3। अब मैं कहूं कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहां देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम, तो बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा कहां दिख रही है, फ्लोरीन में, तो ये ऑर्डर मिल जाएगा आपको। समझ गए ना कि अगर सेंट्रल एटम देखेंगे तो सेंट्रल एटम जितना बड़ा उतनी ज्यादा पॉजिटिव स्टेट स्टेबल, और अगर आप हैलोजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो हैलोजन नेगेटिविटी देखनी है हैलोजन की, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन उतनी ही
ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल बनाएगा। अगर अब हम यहाँ कहें, ठीक है, तो यहाँ समझ गए ना आप कि IF3 सबसे स्टेबल है, फिर उससे कम ये कम, इससे कम। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इसकी बात करें तो नेगेटिव तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉजिटिव की बात हो गई। अब आते हैं कि आयोडीन में जैसे +1 +3 +5 और +7, तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनता है। सेम हैलोजन हो, ठीक है, मतलब हम ये कहें कि IF3, ओके, IF5 और IF7, इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिलेगा। क्योंकि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा होता है कि सेंट्रल एटम में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अपने आप को छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करने की कोशिश करेगा। ओके, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी होगी। अगर आपसे कोवैलेंट नेचर पूछा गया, कोवैलेंट नेचर, ठीक है, तो ध्यान रखें +1 से ज्यादा, +3 से ज्यादा, ठीक है, कौन से में +5 और इस तरह से +7, ये मिलेगा इनके कोवैलेंट नेचर का ऑर्डर। ओके, कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मींस अगर हम ये कहें कि IF3, IF5, IF7, तो ये मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, या हम कहें कि इनकी कोवैलेंट नेचर का ऑर्डर। किसमें? कोवैलेंट नेचर। और थर्मल स्टेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा रखनी है, ऐसे मींस IF सबसे ज्यादा स्टेबल, IF3 उससे कम, IF5 उससे कम, IF7 उससे कम। तो ये है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये है कोवैलेंट का नेचर का ऑर्डर। इसके अलावा मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी अगर 3 इस तरह से दे रखी सारी, तो +1 ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहां तक आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में समझ गए होंगे, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में।